हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल। इसमें अपन ने कल काय के बारे में देखा था, एंजाइम और विटामिन के बारे में देखा था। आज अपन काय के बारे में देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखते हैं। अब अपन को पता है कि अपन के पास कुछ फीचर्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। उनके पास उनके पेरेंट्स से आएंगे, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? हेरिडिटी बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन? हेरिडिटी बोलते हैं। अब हेरिडिटी हो रही है मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना। तो अब अपन ने जब न्यूक्लियस देखा, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, अपन ने न्यूक्लियस देखा तो अपने को पता चला कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हेरिडिटी के लिए। और ये कैसे बने हुए हैं? कुछ प्रोटीन और अदर बायोमॉलिक्यूल जो कि क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्रोमोसोम के अंदर क्या मिला कि प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड से वो बने हुए हैं। अब दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड ये लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की क्या है? पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उसके बाद उनने क्या बना है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन जो थे वो क्या है? इंडियन यूनिवर्सिटी इन जियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उनको सब नोबेल प्राइज़ वगैरह मिला है। इनने क्या बनाया था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिस बताए थे। पेरिडीन्स, पायरामिडीन्स, प्यूरिन्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर बेस होते हैं। शुगर मतलब जो बैकबोन डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का दिया था, तो वॉटसन और क्रिक ने मिलकर दिया वो था, ठीक है। तो इसी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब उनका क्या होता है? पेंटोज शुगर रहेगा। पेंटोज शुगर रहेगा, फॉस्फोरिक ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। हेट्रोसाइक्लिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक मैंने बताया था, साइक्लिक कंपाउंड के बीच में कुछ भी ग्रुप लगा दो, जैसे यहाँ पे ये 5 कार्बन मैंने वो बना दिया, 5 कार्बन की रिंग बना दी, बट मैंने बीच में ओ लगा दी, तो ये मेरी क्या बन गई? हेट्रोसाइकिल बन गई। वो क्या थी? पहले होमोसाइक्लिक थी, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो शुगर मोइटी जो अपने डीएनए में है वो कौन सी होती है? बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस। और आरएनए में कौन सी होती है? डी बीटा डी राइबोस, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए का रिश्ता। अब देखो दोनों में तो लगभग सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बट जो डीएनए है उसमें सेकंड कार्बन पे यहाँ पे OH नहीं है, खाली H है। यहाँ पे क्या है? OH है, ओके। यहाँ पे H, यहाँ से O को एलिमिनेट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे O नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन को निकाल दिया है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो, डीएनए के पास 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे, कौन कौन से? एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। वैसे ही आरएनए के पास भी 4 न्यूक्लिक ये नाइट्रोजनस बेस होंगे, बट साइटोसिन की, थायमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरैसिल आ जाएगा, ठीक है। एडिनाइन, ग्वानिन और साइटोसिन तो सेम रहेंगे, बट क्या? थायमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरैसिल आ जाएगा। ये आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये एडिनाइन का, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरैसिल, अपने को 5 के स्ट्रक्चर दिए हैं। बस यूरैसिल और थायमिन में डिफरेंस आता है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो पहले आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में मैं डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? इसमें होगा आपका शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये 2 चीज़ रहेंगे। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर ही रहेगा बस, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन बता सकते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। और इनको, इनके जो कार्बन एटम होते हैं इनको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में लिंकेज, फॉस्फेट ग्रुप, ये देखो ये फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया 5 कार्बन एटम पे,
ये OH हट के यहाँ पे क्या आ गया, फॉस्फेट ग्रुप आ गया। तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। बी वाला क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। ए वाला क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि इसमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। ओके। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो क्या, कौन सी लिंकेज से जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है इनके बीच में। देखो मुझे ये दो न्यूक्लियोटाइड लिए मैंने, ठीक है, ये इसका 3rd कार्बन लिया अपन ने और इसका 5th कार्बन लिया। इन दोनों के बीच में ज्वाइन, ये 3rd कार्बन और ये 5th कार्बन, इसके बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप बना दिया। तो ये क्या बन गई, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दो फॉस्फेट इसलिए डाइएस्टर लिंकेज। ओके। अब ये सिंपली अपन देखें तो ये देखो, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, ऐसे ही अपना लिंकेज बनेगा। ये फॉस्फेट ग्रुप लिंकेज बनाता है फॉस्फोडाइएस्टर की, ठीक है। अब जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड में, सीक्वेंस है न्यूक्लिक एसिड का, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। अपन ने देखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस वाइजली अरेंज्ड रहते हैं, उसमें देखा था प्रोटीन में, वैसे ही यहाँ पे भी सीक्वेंस वाइजली अरेंज होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल, ये डीएनए का डबल हैंडेड स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड्स जा रहे हैं, ये वाला मॉडल इनने दिया था, ठीक है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इसके सामने जो होगा वो इसी का कॉम्प्लीमेंट होगा, एक जैसे, मतलब उसके अपोजिट या उसी का भाई होगा, ऐसा मान के चलो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये दो नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के बीच में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तभी वो जुड़ पाते हैं। अब इसकी जो बैकबोन बनाता है, ये एक लैडर के हिसाब से मान लो, जो अपनी सर्कुलर लैडर आपने देखी होगी, ऐसे गोल गोल जाके चढ़ते हैं, वो वाली लैडर के हिसाब से माने तो इसका जो बैकबोन होता है वो कौन बनाता है, शुगर और फॉस्फेट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, इसकी सीढ़ियाँ बनाते हैं। तो बैकबोन किसने बना दी, शुगर और फॉस्फेट में नाइट्रोजनस बेस ने क्या बना दी, सीढ़ियाँ बना दी। ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन लिंकेज बनाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ईच एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, स्पेसिफिक बेस पेयर एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे कि एडिनाइन थायमीन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना, मतलब जहाँ पे भी एडिनाइन होगा, अगर मान लो एक स्टैंड पे एडिनाइन है तो दूसरे स्टैंड पे ऑब्वियसली टी ही थायमीन ही होगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। एडिनाइन और थायमीन हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। वैसे ही अगर एक स्टैंड पे उसने देख लिया सी, तो दूसरे स्टैंड पे वो अपने आप को क्या बना देगा, जी बना देगा, और ये इसके अंदर इसके बीच में क्या होगी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर यहाँ पे आरएनए होता तो थायमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल, जहाँ पे भी वो ए देखेगा वहाँ पे यूरासिल आके चिपक जाएगा। अगर क्या है अपना आरएनए, डीएनए है तो टी ही आएगा, ओके, याद रखना ये चीज़। फिर सेकेंडरी आरएनए के स्ट्रक्चर भी 3 टाइप के होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है आरएनए का मॉलिक्यूल, और 3 टाइप के होते हैं मेनली, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बोलते हैं, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे जो इंडिया के थे, इन्हें आरएनए टेक्नोलॉजी आप पढ़ लेना। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब जैसे अपने फिंगर टिप्स के हर उसका अलग अलग वो होता है, फिंगरप्रिंट होता है। पर अब क्या होता है कि अपन फिंगरप्रिंट मैनुअली या कुछ सर्जरी वगैरह करके एक पर्सन का फिंगरप्रिंट दूसरे पर्सन को दे सकते हैं, बट डीएनए में ऐसा होता है पर्टिकुलर पर्सन का डीएनए स्पेसिफिक होता है, इसलिए डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग अब ज़्यादा स्टार्ट कर दी है। कहाँ कहाँ अपने को हेल्प करता है, फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल को पहचानने के लिए, पैटर्निटी, अभी बहुत मतलब ऐसा होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि यार ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटी नहीं है, या ऐसा सब होता रहता है, तो इसको पहचान सकते हैं कि एक्चुअली वो बेटा या बेटी किसकी है, ठीक है, उसके पेरेंट एक्चुअली में कौन है, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की वजह से। डेड बॉडी, अगर कुछ एक्सीडेंट में कुछ डेड बॉडी हो गया तो अपन उसको आइडेंटिफाई, उसका स्ट्रक्चर चेहरा वगैरह बिगड़ गया है तो उसका
डीएनए से और उसके पेरेंट के डीएनए से मिला के या जो भी रहता है उससे अपन बता सकते हैं कि ये एक्चुअली किसका एक्सीडेंट हुआ है, किसका डेड बॉडी है। ठीक है, to identify the racial groups to rewrite the biological evolution। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को वापस से देखने के लिए अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी देख सकते हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड है उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, केमिकल बेसिस होता है, हेरिडिटी में हेल्प करता है। अपन ने देखा डीएनए हेरिडिटी करवा रहा है, 1% टू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करवाता है। एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये डिफरेंट स्पीसीज की आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा। अगर जानवर का डीएनए अपने अंदर नहीं हो सकता, वैसे ही अपना डीएनए उनके अंदर नहीं, तो हर एक स्पीसी का अपना अलग डीएनए रहेगा, तो वो उसको मेंटेन करके रखेगा। अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली कि नेक्स्ट जनरेशन वही बनेगी। ठीक है, तो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए जो होता है वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है। मतलब जब सेल डिवाइड होगी वो अपने आप डुप्लीकेट हो जाएगा, उसको अपने को डुप्लीकेट करने की, उसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो पर्टिकुलरली अपना जो उनकी डॉटर सेल बनेंगी उसमें जाके वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड अपने को प्रोटीन सिंथेसाइज करने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब कैसे हेल्पफुल होते हैं, मेनली क्या होता है, आरएनए ही प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है, पर जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होना है, सिंथेसाइज तो आरएनए करवाएगा पर इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। तो डीएनए हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस। डायरेक्टली ये बोला जाता है कि डीएनए हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि सही है क्योंकि प्रोटीन के पास ही तो इन्फॉर्मेशन है। अगर अपने पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अपने पास मैसेज ही नहीं है, तो अपन कैसे प्रोटीन बना पाएंगे। ठीक है, अब अपन हार्मोन के बारे में देखते हैं। हार्मोन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इंटरसेल्यूलर मैसेज, मतलब दो सेल के बीच में मैसेज को कैरी फॉर, मतलब इधर से उधर लेके जाते हैं मैसेज को। ठीक है, दो सेल के बीच में। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं अपने बॉडी के अंदर। एंडोक्राइन और दो टाइप की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन डक्टलेस होती हैं, उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, और जो एक्सोक्राइन होती है उनके पास डक्ट होती है, मतलब जो भी उनका सिक्रीशन है वो एक डक्ट में डालते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ये सीक्रेट होती हैं। तो इनके पास डक्टलेस हैं, तो ये डायरेक्टली कहाँ पोर करेंगे, ब्लड के अंदर अपना जो भी हार्मोन है उसको इसके अंदर डाल देंगे, और ये ब्लड के थ्रू साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, जहाँ पे उसको एक्शन परफॉर्म करना है वहाँ तक के ट्रैवल होगा। ठीक है, तो अब इनका केमिकल नेचर के केमिकल नेचर के टर्म्स में बात करें तो कुछ क्या हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। ये क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन। कुछ क्या हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, एग्जांपल देखें तो इंसुलिन और एंडोर्फिन। ओके, कुछ क्या हो सकते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, हो सकते हैं अमाइनो एसिड से डिराइव किया हो। एग्जांपल देखें तो क्या, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अब हार्मोन के कुछ फंक्शंस होते हैं अपनी बॉडी में जो काय में हेल्प करते हैं, अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इंसुलिन का काम क्या है, वो ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखे। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इंसुलिन कब रिलीज़ होगा, जब अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ब्लड के अंदर से जो ग्लूकोज रहेगा वो क्या में ले जाएगा, टिश्यूज़ में ले जाएगा, वहाँ पे ग्लाइकोजन में सेव करके रख लेगा, फिर जब भी अपने को ज़रूरत होगी वहाँ पे अपने को यूज़ करवा देगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज अपने अंदर ग्लूकोज को कम रखता है ब्लड के अंदर। वैसे ही अगर जैसे डायबिटीज़ हो जाता है लोगों को, तो बोलते हैं कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि इंसुलिन इनएडिक्वेट अमाउंट में बन रहा होगा या फिर उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा होगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा होगा, और वो ब्लड के अंदर जा रहा होगा तो अपने यूरिन वगैरह में आ रहा होगा, निकल रहा होगा, जो कि हार्मफुल होगा। इसलिए अपने को क्या लेना पड़ता है, ग्लूकोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर उसमें वर्क करेगा। ठीक है, वैसे ही उसी के अपोजिट में देखें तो वही हार्मोन ग्लूकागॉन होता है,
ग्लूकागॉन क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवा देगा। इंसुलिन क्या करवा रहा है, कम करवा रहा है, ग्लूकागॉन क्या करवाता है, बढ़वाता है। तो दो हार्मोन मिलकर क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रख रहे हैं। वैसे ही एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। मतलब एक्सटर्नली जैसे अपना को स्ट्रेस वगैरह आ रहा है तो एपिनेफ्रिन कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे अपने को डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी वगैरह, तो एपिनेफ्रिन वर्क करेगा। और मतलब ये अपने हार्ट बीट को बढ़ा देगा। जब अपने को एकदम डर लगता है तो अपन देखते हैं कि एकदम दिल धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या करवाता है, एपिनेफ्रिन स्ट्रेस के अगेंस्ट में करवाता है। और यही नॉरएपिनेफ्रिन क्या करवाएगा, ये जो भी चीज़ें बड़ी हैं, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सबको नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगा। ठीक है, जो पहले कंडीशन थी नॉर्मल कंडीशन में लेके आएगा। और ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन निकला है वो क्या होता है, आयोडीन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, और अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड से बनता है, टायरोसिन से बनता है। एबनॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम होता है तो इससे क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। कुछ भी चीज़ कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो। ठीक है, थायराइड का कम हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। वैसे ही ये बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो अपन को लेथार्जीनेस, मतलब एकदम आलसी टाइप सा लगेगा, और ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, अब अगर थायराइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो लो आयोडीन का लेवल क्यों होगा ये, क्योंकि आयोडीन का लेवल कम है अपने अंदर। तो हाइपोथायरॉयडिज्म, उससे क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती, गॉइटर देखा होगा आप लोगों ने, वो हो जाता है। ठीक है, और इससे अपन कैसे ले सकते हैं, सोडियम आयोड, जो अपना नमक होता है उसमें सोडियम आयोडाइड होता है, आयोडीन सॉल्ट। मोस्टली आपने ऐड वगैरह देखा हो तो बोलते हैं आयोडीन, तुम्हारे नमक में आयोडीन नहीं है क्या, ये हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह उससे हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपन नमक में क्या लेते हैं, आयोडीन वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होते हैं और गोनैड से प्रोड्यूस होते हैं। मेल्स के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है, और ओवरीज किसके अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। ठीक है, हार्मोन रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे एग्जाम्पल देखें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। कार्बोहाइड्रेट अपन ने कितना लिया है उसको मेटाबोलाइज करेगा, यूज़ करेगा, सब कुछ करवाएगा। ठीक है, मॉड्यूलेट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो इन्फ्लामेशन करवा सकती हैं वो रिएक्शन को मॉडरेट करता है, कम करवाता है। ठीक है, और स्ट्रेस में भी हेल्प करवाता है। वैसे ही मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड कब निकलता है, जब एक्सक्रीशन ऑफ वाटर और सॉल्ट होता है। किडनी की जब अपना एक्सक्रीशन करवाती है तो मिनरल कॉर्टिकॉइड निकलता है, तो वहाँ से जितना भी वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकती है, जितना अपनी अगर बॉडी को कमी है पानी की तो वो यूरिन से जितना भी वाटर कंजर्व कर सकता है बॉडी, उतना कंजर्व करता है। ठीक है, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, उससे क्या हो सकता है, एडिसन डिसीज़ हो सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, वीकनेस हो सकता है, और सस्पेक्टेबिलिटी टू स्ट्रेस, मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो सकता है अपने को। ठीक है, और ये डिसीज़ खतरनाक हो सकती है जब तक अपन इसको क्या नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब ये अगर अपने को हार्मोन कम हो गए तो अपने को ऑब्वियसली बाहर से हार्मोन देने पड़ेंगे, जो कि मिनरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के हार्मोन से इनको ट्रीट करना पड़ेगा। हार्मोन जो गोनैड से निकलते हैं, टेस्टिस और ओवरी से निकलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देने के लिए। ठीक है, डेवलप करने के लिए उसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो मेल का सेक्स हार्मोन होगा। ठीक है, और
रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स के लिए इन्वॉल्व करेगी, जैसे कि डीप वॉइस, फेशियल हेयर, जनरल फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इन सब में। ईस्ट्राडायल जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है वो काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब में हेल्प करवाता है, इसको मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या के लिए प्रिपेयर करता है, अपनी यूट्रस को प्रिपेयर करता है ताकि इम्प्लांटेड जो एग है उसको अच्छे से रख सके। फिर ये कुछ आपको इंडेक्स क्वेश्चन दिए, आप इनको सॉल्व करना, यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।